नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों हमने सुबह फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों वो पहली वीडियो थी और ये सेकेंड वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सुबह हमने 27 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों इसमें हम उसे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि दी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई कंसिस्ट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको हम सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर एक कमेटी बनी होती है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन कौन होते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई और 5 अदर्स मेंबर। तो दोस्तों ये होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंस्ट्रक्चर। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का, यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई और 5 अदर्स इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ पीसीआई द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट शुड बी। तो दोस्तों जो भी हमारा एजुकेशन रेगुलेशन 1991 है दोस्तों, ये डिप्लोमा फार्मेसी का सिलेबस को डिसाइड करता है। और दोस्तों जो आपका डिप्लोमा फार्मेसी का सिलेबस है ये आपका 3 पार्ट में है। पहला है आपका डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर, इसके अलावा डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर और दोस्तों एक है आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो दोस्तों ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड करता है एजुकेशन रेगुलेशन 1991। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ पीसीआई द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट शुड बी 500 आवर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमको पूछा गया था डिप्लोमा फार्मेसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है 500 आवर का। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा कि द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज नोन एज। तो दोस्तों जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है यानी कि सेंट्रल काउंसिल है, ये एक रजिस्टर मेंटेन करती है और दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा है। तो दोस्तों इसको हम सेंट्रल रजिस्टर कहते हैं, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों आप लोग डेली का डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो को तैयार करते रहें। और यहाँ पूछा है कि व्हेन वन स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड 2 और मोर देन 2 स्टेट ऑफ फार्मासिस्ट। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि एक ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती थी दोस्तों और वो अपने आसपास के 2 से 3 स्टेट के फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करती थी। तो दोस्तों हम इसको बोलते हैं ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो दोस्तों इसके पहले जो हमने पार्ट 1 वीडियो किया था उसके अंदर हमने किया था नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल। तो दोस्तों वहाँ भी इनके नंबर 6 थे और यहाँ भी इनके नंबर 6 हैं, यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर दोस्तों 6 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जिनका कि इलेक्शन होता है, यानी कि पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो दोस्तों इसके पहले हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर वाला क्वेश्चन किया था दोस्तों। तो उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या थी 6 और दोस्तों जो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल है इसके अंदर नंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं उनकी संख्या होती है 5। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है पहला वाला, यानी कि नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज 5। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि फर्स्ट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड बाय। यहाँ दोस्तों फर्स्ट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड बाय। तो दोस्तों जब भी आप अपना फार्मेसी डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो दोस्तों जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है वो फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर करती है। तो दोस्तों जो भी आपका फर्स्ट रजिस्टर होता है इसके अंदर आपका नेम, इसके अलावा रेजिडेंशियल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दोस्तों ये सभी डिटेल्स उसके अंदर लिखी होती हैं। तो उसी को हम फर्स्ट रजिस्टर कहते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जो हमारा दोस्तों सही ऑप्शन है वो है सेकंड वाला। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत लोग इसको बोलते हैं काउंसलिंग बोलते हैं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। आप जब भी वर्ड बोलें तो बोलें कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ना कि आपको काउंसलिंग बोलना होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 को कर लेते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर 32 कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आ गया है। तो यहाँ पूछा है कि इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट द इंफॉर्मेशन शुड बी रजिस्टर्ड। जी हाँ दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो दोस्तों उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बेसिकली होती हैं यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों उसमें आपका नेम और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि आपका दोस्तों घर का पता रहता है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहती है। इसके अलावा दोस्तों उसमें क्वालिफिकेशन रहती है कि आपने किस क्वालिफिकेशन के बेस पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें उसके अंदर मेंटेन होती हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव का जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम मध्य प्रदेश के अंदर पूछा गया था, जो कि आपका हो चुका है। तो इसमें पूछा है कि मिनिमम एज टू रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट। यहाँ दोस्तों यहाँ पर पूछा कि दोस्तों रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों वो होती है 18 साल। आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए, तभी आप ऐसे फार्मासिस्ट रजिस्टर हो सकते हैं किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। यानी कि पहला वाला दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इसके बाद चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका पेनाल्टी से बहुत ही आपका आता है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा है कि पेनाल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यहाँ दोस्तों अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है लेकिन तब भी आप दावा करते हैं कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो दोस्तों आपके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या पेनाल्टी लगेगी। तो दोस्तों इसमें दिया है कि ऑन फर्स्ट कन्विक्शन फाइन अप टू 500। या दोस्तों अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। और दोस्तों अगर आप इसके बाद भी पकड़े जाते हैं तो दोस्तों आपको 6 महीने की जेल हो सकती है और इसके अलावा 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली ये कि दोस्तों अगर आपकी फर्स्ट कन्विक्शन है या फिर अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो दोस्तों जो आपका पेनाल्टी होगा वो होगा 500 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरी बार या फिर तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपकी पेनाल्टी होगी 1000 रुपये या फिर 6 महीने का जेल। दोस्तों यहाँ पे इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल होता है, इसका मतलब जेल होता है। तो 1000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकता है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि पेनाल्टीज फॉर डिस्पेंसिंग बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन। या दोस्तों जैसे कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और वो मेडिसिन का डिस्पेंसिंग करता है तो दोस्तों उसके लिए क्या पेनाल्टीज हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों उसको 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें होती हैं कि उसके खिलाफ जुर्माना हो सकता है, पेनाल्टी हो सकता है कितने का 1000 रुपीज़ का, और 6 मंथ का उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 और 2 का। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों हम देखते हैं। पूछा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू रेगुलेट। तो दोस्तों इसके पहले हमने फार्मेसी एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों जो हमारा फार्मेसी एक्ट है वो उसका काम है एजुकेशन को रेगुलेट करना, यानी कि फार्मेसी दोस्तों जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करना, कोर्सों को संचालित करना, प्रैक्टिकल करवाना। दोस्तों ये सभी फार्मेसी एक्ट का काम था। लेकिन जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक को रेगुलेट करना। तो इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक को इसको दोस्तों ये इसको करता है, रेगुलेट करता है। यानी कि जो हमारा D&C एक्ट है 1940, इसका काम क्या है, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक को रेगुलेट करना। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 को दोस्तों हम देख लेते हैं। और दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास्ड इन। तो आपको बताना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कब पास किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा कि इसको दोस्तों 1940 के अंदर पास किया गया था। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 को इसको करते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल हैं।
तो दोस्तों जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके अंदर बेसिकली 2 शेड्यूल है। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है एक वाला। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर दोस्तों 2 शेड्यूल हमारे बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है और इसमें पूछा है कि द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है इसके अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल है इसके अंदर क्या दिया गया है ये यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों जो हमारा शेड्यूल फर्स्ट है इसके अंदर दिया है नेम ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। बाकी इसमें लिखा है रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट आर एनालिसिस बाई सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी। तो दोस्तों मैंने इसके पहले एक शेड्यूल का वीडियो बना दिया है, उसके अंदर मैंने केवल शेड्यूल के ही मैंने दोस्तों आपको बताया है, डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ दिया है कि लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये आपका शेड्यूल सी से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर वो है फर्स्ट वाला, यानी कि नेम ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों हम देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इश्यूज एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस आर। दोस्तों जब भी आप ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों जो भी फॉर्म होता है, इसके अलावा दोस्तों जो भी उसका फॉर्मेट होता है, प्रोफार्मा होता है, वो किस शेड्यूल में दिया गया है। तो दोस्तों ये शेड्यूल ए के अंदर दिया गया है, यानी कि प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस आर इन शेड्यूल 1। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है शेड्यूल 1। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें दिया है कि लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट हुज इंपोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन आर इन। तो दोस्तों जो भी हमारे बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट हैं जैसे वैक्सीन, सीरा, तो दोस्तों ये सभी हमारे शेड्यूल सी में आते हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा दोस्तों सही ऑप्शन है। और इसके अलावा इसमें दिया है शेड्यूल एच। तो दोस्तों जो भी प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग है वो हमारी शेड्यूल एच के अंदर आती हैं। और इसमें दिया है शेड्यूल डी। तो दोस्तों इसके अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं जिनको कि दोस्तों छूट मिला हुआ है इंपोर्ट करने से। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है शेड्यूल वाले, तो दोस्तों आप उसको प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम में आया था मध्य प्रदेश के अंदर, जो उनके यहाँ एग्जाम हुआ था ऑनलाइन। तो दोस्तों इसमें पूछा कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल। जहाँ दोस्तों लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल। जहाँ दोस्तों जब भी हम कोई ड्रग्स खरीदते हैं दोस्तों तो उसके अंदर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो दोस्तों जो भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है दोस्तों उसका डिसाइड यहाँ से होता है और वो है हमारा शेड्यूल पी। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है लाइफ पीरियड, तो आपको याद रखना है पी से पीरियड और पी फॉर टाइम। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है शेड्यूल पी के अंदर हमारा दिया हुआ है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यानी कि ये ड्रग इतने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगी दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें शेड्यूल पी के अंदर दी हुई हैं, यानी कि जो हमारा पहला वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा है ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, दोस्तों इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GMP, रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इन शेड्यूल। या दोस्तों जैसे आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी लगाने वाले हैं और दोस्तों आपको टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है, कुछ भी बनाना है दोस्तों, उसके पहले आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो आपकी फैक्ट्री होगी उसका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या दोस्तों, उसका मिनिमम स्टैंडर्ड या फिर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो आपका शेड्यूल एम में दिया है, यानी कि जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। और दोस्तों ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम के अंदर पूछा गया था डिप्लोमा फार्मेसी का, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि दी लाइफ पीरियड ऑफ टेट्रासाइक्लिन टैबलेट, या दोस्तों जो हमारा टेट्रासाइक्लिन टैबलेट होता है उसका लाइफ पीरियड कितना होता है, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो टेट्रासाइक्लिन टैबलेट है इसका लाइफ पीरियड दोस्तों 24 मंथ होता है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही है कि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन टैबलेट है इसका
दोस्तों इसका लाइफ पीरियड जो है वो 24 मंथ होता है। और चलिए इसके बाद दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है और इसके अंदर दोस्तों क्या पूछा है कि फॉर होलसेल ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X इज लाइसेंस इन फॉर्म। तो दोस्तों जो भी हमारा ड्रग लाइसेंस होता है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों पहला टाइप वो होता है जिसके अंदर दोस्तों जिसके अंदर ऐसी ड्रग्स आती हैं जो शेड्यूल सी, C1 और शेड्यूल X के अंदर नहीं दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा आता है सेकेंड कैटेगरी, ऐसा आता है जिसमें C और C1 कैटेगरी के ड्रग्स होती हैं लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो हमारा शेड्यूल X है दोस्तों ये ड्रग्स नहीं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो हमारा टाइप है इसके अंदर दोस्तों X कैटेगरी यानी कि नारकोटिक शेड्यूल की ड्रग आती हैं। तो दोस्तों ये हमारा 3 टाइप्स का हो गया, यानी कि पहला हो गया ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X। इसके अलावा दोस्तों और क्या हो गया, इसके अलावा एक और हमारा हो गया कि ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 बट नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल X। और दोस्तों इसके अलावा एक हो गया कि ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। तो दोस्तों ये हमारे 3 टाइप के हो गए, लाइसेंस के टाइप हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा कि फॉर होलसेल ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X इज लाइसेंस इन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जो आपका शेड्यूल C है, C1 है और X है, इसके अलावा जो भी कैटेगरी की ड्रग्स हैं दोस्तों उनका लाइसेंस किस फॉर्म में दिया जाता है, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा है। तो दोस्तों इसको हम देते हैं 20B वाले फॉर्म में इसका लाइसेंस इश्यू किया जाता है, यानी कि फॉर होलसेल ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X इज लाइसेंस इन फॉर्म 20B। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं और यहाँ पूछा कि रिटेल सेल लाइसेंस इज। तो दोस्तों जो हमारा रिटेल सेल लाइसेंस है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक आपका हो गया जनरल लाइसेंस और एक आपका होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2 का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं और यहाँ पूछा है कि लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X तो आर इश्यूड इन फॉर्म। दोस्तों इसके पहले हमने किया था होलसेल वाला किया था, तो उसके अंदर कौन सा फॉर्म था, उसके अंदर हमारा फॉर्म था 20B। लेकिन दोस्तों सेम कैटेगरी के ड्रग है अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X आर इश्यू इन फॉर्म। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिटेल सेल के बारे में दिया है, यानी कि फुटकर के बारे में दिया है। तो दोस्तों इसको दोस्तों हम 20 नंबर के फॉर्म में इसको हम इश्यू करते हैं, यानी कि हमारा जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला, यानी कि लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X आर इश्यूड इन फॉर्म 20। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं और यहाँ पूछा है कि फॉर होलसेल ड्रग स्पेसिफाइड इन C एंड C1 बट नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल X इज इश्यूड इन। या दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा ड्रग लाइसेंस होगा उसमें हमारा उसके अंदर हमारा C शेड्यूल, C1 शेड्यूल की ड्रग्स होगी, लेकिन उसके अंदर शेड्यूल X की ड्रग नहीं होगी। तो दोस्तों इसको हम किस फॉर्म में इसका लाइसेंस इश्यू करते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा है दोस्तों। तो इसको हम दोस्तों इश्यू करते हैं फॉर्म 21B के अंदर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही है वो है 21B वाला। तो चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंबल X इज गिवन टू। तो दोस्तों जो भी हमारा सिंबल X है ये बेसिकली जो हमारा शेड्यूल X है इस कैटेगरी के ड्रग्स को दी जाती है। और दोस्तों इसके अंदर आपका आता है लोराज़ेपाम दोस्तों, और इस तरह के दोस्तों नारकोटिक्स कैटेगरी के ड्रग्स जो आती हैं उनको हम शेड्यूल X में रखते हैं। और दोस्तों जो भी आपका शेड्यूल X कैटेगरी के ड्रग्स होती हैं, जो भी इनका पैकेजिंग होता है उस पर सिंबल X बना होता है, जो कि रेड कलर में भी लिखा होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो आएगी वो आएगी पार्ट 3 और पार्ट 4 में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।